बीपीएससी 133 यूनिट नंबर 7 राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था। सबसे पहले तो अपन सवाल ही समझ लेते हैं कि 20 नंबर के सवाल क्या आते हैं। राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दलों की भूमिका अथवा उनके कार्य बताएं आप। ये एक 20 नंबर का सवाल आता है यहां से। दूसरा सवाल ये आता कि द्विदलीय प्रणाली क्या है, इसके गुण और दोष बताएं। ठीक है, ये भी 20 नंबर का बनेगा। और अगर 10 नंबर का अगर आपसे कोई पूछता है तो आपसे वो पूछ सकता है कि एक दलीय व्यवस्था क्या होती है और बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है। तो ये दो तीन सवाल सिंपल सिंपल से बनते हैं, अपने को कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल किसको कहते हैं अपन? सबसे पहले तो इसका मतलब हमें पता रहना चाहिए। राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो, दुनिया के सारे ही देशों में राजनीतिक दल पाए जाते हैं, वहां पर पार्टी पाई जाती है, चाहे वहां पर सर्वसत्ताधिकारवादी शासन हो या फिर निरंकुश शासन तंत्र हो या फिर लोकतंत्र हो, शासन का कोई भी प्रकार हो, किसी भी देश में आप देख लो वहां पर राजनीतिक दलों की उपस्थिति होती है। राइट, तो राजनीतिक दल में अपन क्या लिखेंगे? राजनीतिक दल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। राजनीतिक दल निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल निर्वाचन व्यवस्था में, निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। बहुमत में आने पर सरकार का निर्माण, बहुमत में आने पर सरकार का निर्माण, सरकार का निर्माण करते हैं, करते हैं। अल्पमत में आने पर, अल्पमत में आने पर विपक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में शासन के मनमाने पूर्ण, शासन के मनमाने पूर्ण कार्यों पर अंकुश लगाते हैं। अंकुश का मतलब रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध लगाते हैं। तो ये परिभाषा रटने की कोशिश करना, क्या लिखा है इसमें। राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है दोस्त? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए यह राजनीतिक दल अत्यंत आवश्यक है। यानी आप ये समझो, किसी देश में अगर बहुत सारी पार्टियां होंगी, जैसे कि भारत के अंदर हजारों पार्टियां हैं, ठीक है, तो हजारों पार्टियों की हजारों तरह की सोच होती है। राइट, तो जनता के पास में ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाना है। अब किसी एक देश में एक ही पार्टी है, वहां पर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता कि कौन सी पार्टी के नेता को आपको चुनना है। जैसे कि चाइना, दक्षिण कोरिया, क्यूबा, ये जो देश है ना, यहाँ पर एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी है यहाँ पे। वहां पर आपके पास में बस ये विकल्प अवेलेबल होता है कि आपको इस नेता को चुनना है या नहीं चुना, यस और नो, यस और नो का ऑप्शन रहता है वहां पे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में देखो आप, तरह तरह की पार्टी है यहाँ पे, है ना, जिनकी मतलब अपन गिनने जाएं तो शाम हो जाएगी उन पार्टियों के नाम लेते लेते। तो लोकतंत्र जहां जिन देशों में उपस्थित रहता है, वहां पर राजनीतिक दल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक दल निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं, यानी कि जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, ठीक है, वहां पर अलग अलग पार्टियां, राजनीतिक दल निर्वाचन व्यवस्था में भाग लेते हैं। बहुमत में आने पर सरकार का निर्माण करते हैं, यानी कि दोस्तों अगर ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो उनकी सरकार बन जाती है। जैसे कि फिलहाल केंद्र सरकार में बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी
बहुमत में बैठी हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके पास में सीटों की संख्या है वो ज्यादा आई थी लोकसभा के चुनाव में। और अगर किसी पार्टी को बहुत कम वोट मिलते हैं तो दोस्तों वो विपक्ष के रूप में आ जाती है। यानी कि दोस्तों संसद में जो लोकसभा होती है वहां पर कुछ पार्टियां ऐसी भी तो होती है कि वो साइड में बैठी रहती है, विपक्षी पार्टी, राइट। तो जो केंद्र सरकार की पार्टी है उससे वो सवाल जवाब करती रहती है, तो केंद्र सरकार अपने मनमाने ढंग से कुछ भी ना करने लग जाए, हर कोई कानून पारित न करने लग जाए, तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं विपक्षी पार्टी, ये उनसे सवाल जवाब जवाब करते हैं, तलब करते हैं। ठीक है, तो ये होता है राजनीतिक दल की परिभाषा। देखो मैकाइवर क्या कहते हैं, मैकाइवर क्या कहते हैं, राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था है जो कुछ सिद्धांतों या नीतियों पर संगठित होती है, जो कुछ सिद्धांतों सिद्धांतों अथवा नीतियों पर संगठित, नीतियों पर संगठित संगठित होती है, जिनको वे संवैधानिक तरीके से संवैधानिक तरीके से सरकार के निर्माण सरकार के निर्माण के लिए आधार बनाते हैं, के लिए आधार बनाते हैं। देखो मैकाइवर एक विद्वान है, राजनीतिज्ञ है, ठीक है। तो इनके अनुसार एक पॉलिटिकल पार्टी की क्या परिभाषा होती है राजनीतिक दल की, वो भी लिख सकते हैं आप अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। क्या कहा है इन्होंने, ध्यान से पढ़ते हैं। देखो पुराने वाले नोट्स मुझे अभी रिवाइज नहीं किए मैंने, मुझे याद भी नहीं है वो। और तो मैकाइवर क्या कहते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसी संस्था होती है कि जो कि कुछ सिद्धांतों अथवा नीतियों पर संगठित होती है, जिनको वे संवैधानिक तरीके से सरकार के लिए निर्माण का आधार बनाते हैं। यानी कि जो भी राजनीतिक पार्टी होती है दोस्तों उसकी कुछ विचारधारा होती है। जैसे कि चाइना की एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, भारत चाइना का साम्यवादी दल। चीन में एक ही सरकार है, दक्षिण कोरिया में एक ही सरकार है, और सॉरी एक ही पार्टी है, और क्यूबा में भी एक ही पार्टी है, भारत जैसी वहां पे अलग अलग पार्टी नहीं है। तो पार्टी की चीन में पार्टी है, उसका नाम क्या है, चीन का साम्यवादी दल। उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा सोच है कि वो मार्क्सवाद के सिद्धांतों पे चलती है, यानी कि समाज में संसाधनों का बराबर वितरण होगा, इस बात पर चाइना की पार्टी चलती है। ठीक है, तो कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नीति होती है जिसके आधार पर वो संगठित होते हैं और संवैधानिक तरीकों से सरकार निर्माण के लिए आधार बनाते हैं। तो चाइना में जैसे कि एक ही पार्टी है, तो एक पार्टी इसका मतलब ये नहीं कि संविधान उनको आजादी नहीं देता। संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है कि एक ही पार्टी होगी। ठीक है, वो अपने मनमाने ढंग से जो नेता होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, उस संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि एक ही पार्टी होगी यहाँ तो। ठीक है, तो ये अब तक मैंने आपको राजनीतिक दल का अर्थ बता दिया है। अब देखो सवाल क्या आना है, किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ लेकिन अपने काम का कुछ नहीं है। सवाल आना है कि राजनीतिक दलों के कार्य बताओ, तो एक एक करके अब कार्य देखते हैं राजनीतिक दलों के। पहला कार्य है जनमत तैयार करना, जनमत तैयार करना पहला कार्य है राजनीतिक दलों का, राइट। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जनमत का मतलब होता है जनता की इच्छा। ठीक है, जनता की जो इच्छा रहती है वो उसी हिसाब से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे कि हमने विधायक को, हमारे पसंदीदा विधायक को ही वोट दिया, हम चाहते हैं कि वो विधायक वहां पे विधानसभा में पहुंचे और हमारे इलाके का विकास हो। तो हमारे इलाके में जनमत तैयार करवाया जाता है, विधायक जी आते हैं, ठीक है, मीटिंग बुलाते हैं लोगों की कि भाई मुझे ही वोट देना तुम लोगों को, मैं जीतूंगा तो तुम लोगों को यहाँ पर डेवलपमेंट करा दूंगा, अच्छे स्कूल हॉस्पिटल खुलवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा। ठीक है, तो जनमत तैयार करना ये एक राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है। तो अपन कैसे लिखेंगे इसमें, लोकतंत्रीय देशों में राजनीतिक दल ही जनमत का निर्माण करते हैं। साधारण जनता को तो दोस्तों देश की समस्याओं का ज्ञान नहीं होता है। अब जो मजदूर मिस्त्री ये सब लोग हैं, ठीक है, इनको थोड़ी ज्ञान है कि देश की एक्चुअल में क्या समस्याएं चल रही है।
इनको ये तो पता है कि किसकी सरकार है, कौन प्रधानमंत्री, लेकिन एक्चुअल समस्याओं का तो ज्ञान नहीं होता। तो वास्तव में ज्ञान किसको होता है? ज्ञान होता है देश की समस्याओं को, राजनीतिक पार्टी को, किसी एक पार्टी को नॉलेज होता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल उन समस्याओं का स्पष्टीकरण करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहते हैं। यानी कि एक राजनीतिक पार्टी वो मोहल्ले के अंदर आती है, वो पहले तो समस्या बताते हैं कि आपके मोहल्ले में ये कमी है, ठीक है, आपके मोहल्ले में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, राइट, कनेक्टिविटी नहीं है आपके मोहल्ले की, हाई टेंशन की बिजली की लाइन जा रही है, तो आप हमें जितवा दो, आपके इलाके की समस्याएं हम सोल्व कर देंगे। तो इसलिए जो नेता रहते हैं पार्टी के, वो जनता को अपने साइड में करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे जनता धीरे धीरे संगठित होकर मजबूत जनमत का निर्माण कर देती है। इस प्रकार जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनमत का मतलब जनता की इच्छा, जनता के वोट है वो अपनी साइड करना। ठीक है, अब देखो दूसरा जो पॉइंट है लिखना अपने को, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना। देखो इसमें क्या लिख सकते हैं अपन, लोकतंत्र में या फिर प्रजातंत्र में राजनीतिक दल लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो जनता को बताते रहते हैं कि भाई आप 18 साल के हो गए हो, आपको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, वो और भी राजनीतिक अधिकार उनको बताते रहते हैं कि आप हमसे मिल सकते हैं, आप घर के अंदर आकर, ठीक है, हमसे समस्याएं बता सकते हैं, हम आपकी समस्याओं को हल कर देंगे। तो इसलिए वे जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। वो नेता होते हैं, वो सभा बुलाते हैं, अधिवेशन बुलाते हैं। दोस्तों कई बार तो पत्र पत्रिकाएं लिखते हैं और जनता को देश की समस्याओं की जानकारी देते रहते हैं और जनता को अपनी साइड में लाने के लिए जोरदार अभियान चलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है रैलियां निकालती है। क्यों निकालती है? क्योंकि ये जनता को बताती रहती है कि देश के अंदर जो समस्याएं चल रही है इनका समाधान सिर्फ हमारे पास है, तो आप हमारी साइड आ जाओ, हमें वोट दे दो आप। ठीक है, चुनाव के समय पर जो एक राजनीतिक पार्टी होती है वो अपना घोषणा पत्र, एक घोषणा पत्र मतलब डिक्लेरेशन होता है कि हम जीत जाते हैं तो आपके इलाके में कैसा विकास होगा, तो घोषणा पत्र लेकर जनता के बीच में जाते हैं। जनता को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान भी होता चला जाता है तथा राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का ज्ञान भी प्राप्त होता चला जाता है। इस तरह जनता का राजनीतिक रूप से शिक्षित हो जाती है। ठीक है, वो सभा बुलाते हैं, अधिवेशन बुलाते हैं जनता को समझाने के लिए, उनके राजनीतिक अधिकारों को बताने के लिए। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व है। ये अपना तीसरा पॉइंट रहेगा। इसमें क्या लिखना है अपने को, देखो साधारण जनता जैसे कि आप और मैं, हम साधारण जनता में आते हैं। ठीक है, तो साधारण जनता को देश की समस्याओं का अधिक नॉलेज नहीं होता और हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं वो जटिल राजनीतिक समस्याओं को समझने में मतलब हमें मुश्किल होती है। राजनीतिक दल उन समस्याओं का सरलीकरण करके जनता के सामने पेश करते हैं। मतलब हम जब टीवी वगैरह देखते हैं, मोबाइल वगैरह देखते हैं, तो उसमें नेता है आपस में वो वाद विवाद करते रहते हैं, जनसभा करते रहते हैं लोगों के बीच में जाकर के, और समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को देश की समस्याओं के बारे में जागरूक करवाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व राजनीतिक दल ही करते हैं। देखो सार्वजनिक नीतियां क्या होती है कि मतलब जनता की जो समस्या है उसको हल करने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसको कहते हैं सार्वजनिक नीति। जैसे कि जनता ने बोल दिया कि हमारे यहाँ पर तो अच्छी ढंग की कॉलेज नहीं है सरकारी, तो सरकार इस हिसाब से नीति बनाएगी कि वहां पर सरकारी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो। ठीक है, तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं जनता के बीच में जाते हैं, उनसे समस्याएं पूछते हैं और उस हिसाब से सार्वजनिक नीतियां बनाई जाती है। इससे आम जनता सरकार की नीतियों के संबंध में बनाई गई योजनाओं में भागीदार बन जाती है। अब जनता की राय पूछी जाती है, आप बताओ आपको गर्ल्स यूनिवर्सिटी चाहिए, बॉयज यूनिवर्सिटी चाहिए, या फिर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से मतलब सब्जेक्ट होने चाहिए आप ही बताओ। तो जनता से राजनीतिक पार्टी हर बात पूछती है कि कहाँ पर कॉलेज बननी चाहिए। ठीक है, तो सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में जनता का नेतृत्व में आपको बस इतना ही लिखना है कि जनता से पूछा जाता है कि उनके इलाकों में क्या समस्याएं चल रही है और जो नेता है वो उन समस्याओं का हल ढूंढता है। चौथा है जनता तथा सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना। जनता तथा
सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना। कड़ी का कार्य करना। देखो, जनता सरकार से तो कुछ बोल नहीं सकते डायरेक्ट, तो वो अपने नेताओं को बोलती है। ठीक है, जनता जैसे कि हम अगर कोई प्रॉब्लम में फंस जाते तो नेता के पास में जाते हैं। ठीक है, तो हम सीधे सरकार के पास में नहीं जा सकते कि प्रधानमंत्री के पास ही सीधे पहुंच गए। तो खैर वहां पे कोई पहुंचने भी नहीं देगा अभी तो, हाल फिलहाल तो। बट हम हमारा जो विधायक है, हमारा जो पार्षद है, उसके पास तो जा सकते हैं ना। तो राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। जिस दल की सरकार होती है वह जनता में सरकार की नीति का प्रचार प्रसार करता है और जनता को सरकार के साथ में सहयोग करने की अपील भी करता है। राजनीतिक दल निर्वाचक समूह की जानकारी देने, प्रशिक्षित करने और सक्रिय बनाने का कार्य भी करते हैं। यानी कि राजनीतिक जो पार्टियां होती है वो लोगों को ये बताती है कि हमारा चुनाव चिन्ह ये है जैसी। ठीक है, और आपको इसी पे मतलब अपना अंगूठा वगैरह है वो दबा के आना है। ठीक है, और जब हम जीत जाएंगे तब आपकी बातें हम सुनेंगे। आप सरकार से तो कुछ कह नहीं सकते, तो आप हमें कहना फिर। तो सरकार की नीतियों के बारे में, सरकार जो योजना बनाती है जनता की भलाई करने के लिए, उन योजनाओं नीतियों के बारे में कौन बताता है? राजनीतिक दल ही तो बताता है कि आपकी भलाई के लिए सरकार ने ये चीजें करवाई है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पॉइंट में लिख के आ सकते हैं। तो राजनीतिक दलों द्वारा ही सूचनाओं का आदान प्रदान जनता और सरकार के बीच में किया जाता है। अतः राजनीतिक दल सरकार और जनता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी होती है, बन गई उनकी। तो लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के आधार पर ही शासन करती है। देखो, भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 1 अरब 40 करोड़। अब इतने लोग तो भाई संसद में जा नहीं सकते हैं, इतनी जगह भी नहीं है। और हर व्यक्ति कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ठीक है, ऐसे कोई जैसे कि मच्छी मार्केट में सामान मिल रहा है ऐसा लगेगा फिर तो फिर एक व्यवस्था की गई कि हमारे प्रतिनिधि होंगे। यानी कि एक सांसद लगभग 20 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करेगा और एक विधायक होता है वो लगभग 5 या 10 लाख के आसपास जनता का प्रतिनिधित्व करता है विधानसभा में। तो हमने एक व्यक्ति को अपनी सारी ताकत दे दी कि भाई हमारा जो समस्या है वो देख लेना, तुम हम तुम्हें ताकत दे रहे हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्व होता है। राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और चुनाव जीतने के लिए वो हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव में जीतकर किसी राजनीतिक दल का एक ही मकसद होता है कि सत्ता पर और शासन पर नियंत्रण करना। यानी कि हर राजनीतिक पार्टी का सपना होता है कि हमारा ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री बने और हमारी ही पार्टी का कोई एक मेंबर प्रधानमंत्री बन जाए। ये हर पार्टी का सपना होता है। तो जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, अर्थात मतलब ज्यादा सीटें मिलती है, वही सरकार बनाता है और जनता के साथ किए गए जितने भी प्रोमिसेस रहते हैं, वादे रहते हैं, उनको पूरा करने के लिए एक व्यवहारिक कार्यक्रम भी जनता के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये आपका 5वां पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व होता है। देखो भारत में कितनी पार्टी है। भारत देश की एक और बढ़िया बात है कि यहाँ पर मतलब हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं कि सरकार ने कोई बढ़िया कानून नहीं बनाया, सरकार को इस तरह से नीति बनानी चाहिए थी, ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे देश है वहां पर अपन चू भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन भारत जैसे देश में कम से कम आजादी तो है कि हम सरकार की बनाई हुई नीतियां और कानून की आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बढ़िया बात होती है। ना सिर्फ भारत, दुनिया में जहां पर भी डेमोक्रेटिक रिजाइम्स है यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर हमें सरकार की आलोचना, उसकी बुराई, उसकी क्रिटिसिज्म करने का हक होता है। तो लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व होता है। अब जिन देशों में निरंकुश शासन व्यवस्था होती है दोस्तों, जहां पर जैसे कि हिटलर का शासन था और इटली में मुसोलिनी का शासन था, कोई बोल के तो बताए, कोई बोल के तो बताए। ठीक है, उसको तुरंत ही वहां पे मार दिया जाता था। तो सरकार के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता था उस टाइम, क्योंकि वो निरंकुश तंत्र था, डिक्टेटरशिप चल रही थी वहां पे हिटलर और मुसोलिनी की। ठीक है, लेकिन दोस्तों जहां पर लोकतंत्र या फिर संसदीय व्यवस्था रहती है, जैसे कि भारत में संसदीय अथवा लोकतंत्र व्यवस्था है, तो यहाँ पर सरकार की आलोचना की जा सकती है और ये बढ़िया भी बात है। भाई किसी की अपन आलोचना करते हैं, किसी की गलती बताते हैं, तभी तो अगले के अंदर सुधार आता है।
ठीक है। अब अमेरिका में एक व्यवस्था है, आपको पता है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, वहां पर राष्ट्रपति ही कर्ता धर्ता होता है। तो अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अध्यक्षात्मक। अब देखो यहां पर विपक्षी पार्टी भी रहती है, लेकिन दोस्तों विपक्षी पार्टी यहाँ पे कोई आलोचना बुराई नहीं करती है, वो साइड में ही रहती है। विपक्षी पार्टी यहाँ पर आलोचना नहीं करती है, सामान्यतः है, आलोचना नहीं करते, उसको कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ आलोचना करने, ये बुराई करने वाली जो व्यवस्था है ना, ये लोकतंत्र में ही है सिर्फ। तो जहां पर संसदीय शासन प्रणाली में एक दल तो सरकार चलाता है, दूसरा सरकार की नीतियों पर नजर रखता है, ताकि सरकार गलत कार्य करने की दिशा में सरकार की आलोचना रोका जा सके। जैसे कि केंद्र में किस पार्टी के पास में बहुमत है? बीजेपी पार्टी के पास में। तो बीजेपी पार्टी है, वो किसी प्रकार का गलत कानून न बनाए, इसके लिए दोस्तों लोकसभा में विपक्ष की पार्टी रहती है, ठीक है, वो बोलते कि तुम लोगों ने ऐसा कानून बना दिया, भारत के लोगों पे ये असर पड़ रहा है, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है, तुम लोग और अच्छा बना सकते थे, ठीक है। तो केंद्र सरकार पर दबाव आ जाता है कि मनमाने ढंग से वो कानून, नीतियां, अधिनियम नहीं ला सकते हैं। तो भारत में विरोधी दल का बड़ा सम्मान किया जाता है। अभी विरोधी दल कौन होता है? जिसको बहुमत नहीं प्राप्त होता है, जो मतलब ज्यादा सीट तो नहीं मिली लेकिन सांसद तो बन गए, तो बड़ा सम्मान किया जाता है। विरोधी दल की आलोचना रचनात्मक होने के कारण सत्तारूढ़ दल जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व हमेशा निभाता है। अब जैसे कि बीजेपी पार्टी है, सारी ही पार्टियों का सम्मान करती है, तो मतलब कुछ गलत नहीं करेगी फिर जनता के लिए, राइट? तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है पार्टी को। तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना विरोधी दल को महत्वपूर्ण बना देता है। यदि अविश्वास का मत पारित हो जाए तो सत्तारूढ़ सरकार का स्थान विरोधी दल भी ले सकता है। मैंने आपको अविश्वास प्रस्ताव बताया था, जैसे कि मंत्रिमंडल का कोई एक भी सदस्य अगर त्याग पत्र दे देता है, तो जितने भी मंत्री रहेंगे मंत्रिमंडल में, वो सब अपना त्याग पत्र दे देंगे, सरकार गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव में ये होता है, ठीक है। तो विरोधी दल की उपस्थिति लोकतंत्र की को मजबूत आधार प्रदान करती है तथा इससे सरकार की निरंकुशता पर रोक लग जाती है। ये इसका वही इसमें राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने पदाधिकारियों नेताओं सदस्यों की भर्ती व चयन भी करता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी है, एक राजनीतिक पार्टी है, ठीक है। तो अपने मतलब बड़े बड़े अधिकारियों की चुनती है, जैसे कि जिला अध्यक्ष कौन होगा, महासचिव कौन होगा पार्टी का, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे अध्यक्ष कौन होगा, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कौन होगा। तो ऐसा काम हर पार्टी करती है कि वो अपने नेताओं, अपने पदाधिकारियों और अपने सदस्यों, अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती और चयन करता है। निश्चित समय के बाद में राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव होते हैं, जिसमें योग्य व्यक्तियों को संगठन में भर्ती करके कुछ संगठनात्मक कर्तव्य सौंपे जाते हैं। ये नेतागण ही आगे चुनाव में जीतकर सरकार बनाते हैं। अब देखो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में अपने को जाना है ना, तो वह वहां पहले कार्यकर्ता बन के जाना होगा। वहां पर आपको ये दिखाना होगा कि हाँ भाई, मेरे अंदर टैलेंट है, ठीक है, मैं कुछ कर सकती हूँ पार्टी के लिए और देश के लिए। तब तुम लोग को आगे बुला लिया जाएगा कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया है एज ए कार्यकर्ता के रूप में। अब तुम्हें पार्टी का एक बड़ा पद सौंपा जा रहा है, जैसे कि जिला अध्यक्ष। आप एक जिले के मालिक होंगे, पार्टी की जितनी भी गतिविधियां होंगी जिले की, वो आप पर डिपेंड करती कि आप किस तरह से जिले के अंदर पार्टी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट, सातवां पॉइंट भी कंप्लीट। सत्ता का वेदीकरण। लोकतंत्र में एक निश्चित समय के बाद में चुनाव होते रहते हैं। जैसे कि भारत में लोकसभा के जो चुनाव वो 5 साल के बाद में होते हैं। चुनाव ही सत्ता के वेदीकरण का प्रमुख साधन है। सत्ता का वेदीकरण का क्या मतलब है? कि जनता सहमत हो जाती है कि ये जो पार्टी है यही हम पर शासन करेगी, उस पार्टी के पास में अधिकार उसको मिल जाते हैं। इसी चीज को कहते हैं सत्ता का वेदीकरण, ठीक है। इस वैधीकरण को राजनीतिक दल वो क्या बनाते हैं? भाई अब तो हमारे पास में अधिकार भी हैं, हम नीतियां कानून बना सकते हैं। चुनाव में राजनीतिक दलों के माध्यम से ही सत्ता के वैधीकरण का प्रयास होता है। सत्ता का वैधीकरण ही राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और विकास का प्रमुख साधन होता है। जैसे कि कोई पार्टी आ गई, लाइक बीजेपी,
केंद्र में, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हासिल हो गया। अब भारत में ये शासन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था का स्थिरीकरण आता है, यानी कि अब पार्टी को ये डर नहीं रहेगा कि पार्टी गिर जाएगी या फिर गठबंधन की सरकार बन जाएगी या फिर कार्यकाल पूरा होने से पहले हमें हटा दिया जाएगा। पार्टी निश्चिंत हो जाती है और वो निश्चिंत होकर फिर जनता के कल्याण भलाई का काम करती है। ये पॉइंट। समाज का एकीकरण इसमें लिखना है, प्रत्येक समाज में अनेक हित समूह होते हैं या फिर दबाव समूह भी आप कह सकते हैं। मैं आपको अंतर बताऊंगा हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर होता है, अभी तो आप एक ही समझो। प्रत्येक समाज में अनेक हित समूह होते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों का समूह, मजदूरों का समूह, व्यापारियों का समूह, महिलाओं का समूह, ठीक है, डॉक्टर्स का समूह, जो अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हित समूह से राजनीतिक दलों का गहरा संबंध होता है। समाज के विभिन्न वर्गों की मांगे हित समूह द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों के पास में पहुंचती रहती है। यदि इन मांगों की अनदेखी कर दी जाए तो समाज में विघटन की स्थिति पैदा हो सकती है और राजनीतिक व्यवस्था को भी अस्थायित्व का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि समाज में अनेक तरह के वर्ग रहते हैं, जैसे कि व्यापारियों का वर्ग। अब जैसे कि समाज में एक व्यापारियों का वर्ग है, ठीक है, एक व्यापारियों का संगठन है और ये संगठन क्या कहलाता है, हित समूह कहलाता है, इंटरेस्ट ग्रुप, हित समूह है। तो जैसे कि व्यापारियों ने नेताओं को कहा कि मतलब जब हम दुकान वगैरह खोलते हैं तब यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, हमारा जो काम धंधा वो भी चौपट हो रहा है इससे, ठीक है, कुछ लोग वसूली करने आ जाते हैं। ये व्यापारियों की एक प्रॉब्लम है किसी एक इलाके में। सपोज करो मैं इस सिचुएशन बता रहा हूँ, तो ये जो व्यापारी है ये अपनी समस्या किसको बताएंगे, वहां का जो नेता होगा उसी को तो बताएंगे कि हमें दुकान काम धंधे में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और ये जो नेता रहता है दोस्तों, ये किसको बता देता है, राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को। फिर ये राजनीतिक दल उस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये व्यापारियों का संगठन सीधे तो सरकार से बात नहीं करता, ये अपने स्थानीय नेता से बात करते हैं सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि राजनीतिक दल जनता की मांगों को एक सूत्र में पिरोकर सरकार तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल आगे चलकर समस्या को किस तक पहुंचा दिया, सरकार तक पहुंचा दिया, ठीक है। सरकार तक वैसे तो कोई जा नहीं सकता है, तो समाज को एकता के सूत्र में बांधे रखने का प्रयास भी करते हैं। अब देखो, व्यापारियों ने अपनी प्रॉब्लम बता दी कि काम धंधे में दिक्कत आती है, कुछ लोग हमें बिजनेस नहीं करने देते, दुकान ही खोलने नहीं देते। अब सोचो इस समस्या का समाधान नहीं किया गया टाइम पर, तो दोस्तों हो सकता है व्यापारी हड़ताल पे बैठ जाए, धरना प्रदर्शन करने लग जाए, ठीक है, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, ठीक है। तो फिर समाज में एक विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि एक अराजकता की स्थिति वहां पर पैदा हो जाती है। तो समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करता है एक राजनीतिक दल, ठीक है। मतलब राजनीतिक दल जनता, सरकार को जनता से जोड़ता है, सरकार को जनता से जोड़ता है राजनीतिक दल। देखो सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। देयर आर 3 organs ऑफ ए गवर्नमेंट। एक तो कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी न्यायपालिका। तो लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में तालमेल बिठाने के लिए राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार में शक्तियों के विभाजन के खतरे से जनता को कार्यपालिका तथा विधायिका को निकट लाकर बचाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संसदीय सरकार में तो राजनीतिक दलों की समन्वयकारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुमत रहने के कारण विधायक और कार्यपालिका पर एक ही दल का नियंत्रण बना रहता है और इससे समन्वय बनाने की कोशिश की जाती है। संघात्मक शासन में यही कार्य केंद्र और राज्य या इकाइयों में तालमेल रखने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसको मैं बताता हूं, जैसे कि बीजेपी पार्टी के पास में आज बहुमत है, तो बीजेपी पार्टी कार्यपालिका का हिस्सा भी है। कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं, प्रधानमंत्री आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद के सदस्य आते हैं कार्यपालिका के अंदर, ध्यान रखना। तो बीजेपी पार्टी के ही तो नेता कार्यपालिका के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, और विधायिका के अंदर भी बैठे हुए हैं। विधायिका मतलब संसद। अब देखो,
जैसे कि बीजेपी की लगभग 370 के आसपास, लगभग बता रहा हूँ इतने सीटें अगर हैं बीजेपी के पास में, तो कार्यपालिका में कितने लोग बैठते होंगे, मतलब मंत्री परिषद में कितने लोग होंगे इनके। मंत्री परिषद में आप ये समझो कि 60 से लेकर 70 नेता होते हैं। ठीक है, 60 से लेकर 70 नेता। तो अब बाकी बचे हुए नेता वो विधायिका में बैठे रहते हैं। तो कार्यपालिका जिस हिसाब से अपने मतलब नीतियां कानून बताती है विधायिका के अंदर जाकर के, तो फिर विपक्षी पार्टियों को विपक्षी पार्टियों को वो कानून समझाया जाता है। ठीक है, कि कार्यपालिका इस तरह के कानून लेकर आने वाली है, तो अपन ये कह सकते हैं कि यहां पर हमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक तालमेल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब 11वां पॉइंट देखो। राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था की परंपरागत शक्तियों को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। विकासशील और विकसित देशों में राजनीतिक दल एक संयोजक की तरह काम करते हैं। समाज के मूल्यों में आए बदलाव के प्रति राजनीतिक दल पूरी तरह सचेत होता है। परंपरागत मूल्यों को बनाए रखकर भी आधुनिकीकरण की दिशा में राजनीतिक समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अतः राजनीतिक दल समाज के नव निर्माण के महत्वपूर्ण साधन है। दोस्तों, आज से 50 साल पुराना टाइम अलग था, आज अलग है। आज का दौर कौन सा है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण के दौर में अपन जी रहे हैं। काफी जमाना बदल गया आज के टाइम पर। ठीक है, इंटरनेट आ चुका है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं बदल गई है। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे समाज के अंदर समस्याएं भी नाना प्रकार की हमें दिखाई देने पड़ती है। जैसे कि 50 साल पहले साइबर क्राइम थोड़ी था पहले, कि ओटीपी आया, अकाउंट से पैसे उड़ गए। 50 साल पहले था क्या ऐसा कुछ? नहीं था। ठीक है, 50 साल पहले आतंकवादी संगठन भी इतने ज्यादा सक्रिय नहीं थे, उनके अड्डे इतने नहीं बने हुए थे। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, तकनीकें बढ़ती चली जाती है, विज्ञान प्रोग्रेस करता चला जाता है, साथ में समाज में अनेक तरह की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। तो ये जो राजनीतिक दल है अपने आप को ढालता है समय के अनुसार, और समाज की नई नई समस्याओं को देखता है, समझता है और उनको समाधान करने की कोशिश करता है। इसको कहेंगे आधुनिकीकरण के उपकरण में अपन ये सब चीजें लिख सकते हैं। तो सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, ये लास्ट पॉइंट रहेगा राजनीतिक दलों के कार्य में। देखो, आधुनिक युग में जिस जमाने में अपन आज जी रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक दल सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, देश में अकाल भी पड़ते रहते हैं, युद्ध भी हो जाता है, ठीक है, महामारी भी आ जाती है जैसे कि कोरोना आई। आदि समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल सहायता कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे कि कोरोना के टाइम पर दोस्तों कई पार्टियां आगे आई वास्तव में, मतलब वहां पर मतलब पार्टियों की जो बीच की दुश्मनी होती है उसको साइड में रख करके देश के जो नागरिक है उनको स्वस्थ करने में सभी पार्टियों ने बढ़िया काम किया। तो राजनीतिक दल गरीबी से लड़ने में भी काम करती है, लोगों को पढ़ाते लिखाने का भी काम करती है, अज्ञानता, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी आंदोलन करते रहते हैं। आपने देखा होगा, पार्टियां जब रैली निकालते हैं ना, तो लोगों के हाथ में, कार्यकर्ताओं के हाथों में कुछ बैनर लगे होते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो जितनी भी समस्याएं हैं, और मतलब रैली के माध्यम से एक राजनीतिक दल समाज को बताता रहता है। भारत में राजनीतिक दलों द्वारा समाज कल्याण की भूमिका अन्य देशों से आगे है। भारत में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आए भूकंप के समय, सूरत में प्लेग के समय राजनीतिक दलों ने प्रभावग्रस्त इलाकों का दौरा करके अपनी देखरेख में अनेक सहायता क्रम चलाए थे। दोस्तों, ये बात है सन 2004 की, यानी कि आज से 19 साल पहले एक बहुत खतरनाक सुनामी आई थी गुजरात में। ठीक है, तो वहां पर काफी सारे लोग भी मरे थे। दोस्तों, वहां पर जो राजनीतिक पार्टियां उपस्थित थी ना, वहां उन लोगों की सहायता वगैरह की है, राशन पानी लोगों तक पहुंचाया है, घरों तक, और लोगों से कहा, अपील की कि आप पीछे हट जाएं, अपने मवेशियों को भी साथ में लेके चले जाएं, क्योंकि सुनामी का कम से कम नुकसान हो, आप पर प्रभाव कम पड़े। तो दोस्तों, इतना सब कुछ करती है एक राजनीतिक पार्टी। अब इन निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, एक अच्छे आंसर की एक विशेषता होती है कि उसके पास में एक अच्छा कंक्लूजन, अच्छा निष्कर्ष लिखा होना चाहिए। राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। दलों के बिना न तो लोकतंत्र का संचालन संभव है, न ही जनता के हितों की सुरक्षा
और लोकतंत्र के साथ साथ प्रत्येक राजनीतिक समाज में दलों की भूमिका काफी महत्व होती है। दोस्तों, अगर सरकार नहीं होती, सॉरी, राजनीतिक दल नहीं होता, तो हम अपनी समस्याएं किसको बताते? कोई होता क्या? नहीं होता। तो राजनीतिक व्यवस्था को गति देने तथा समाज को आधुनिक बनाने में राजनीतिक दलों का ही योगदान है। इसी कारण आज दलीय व्यवस्था अधिक लोकप्रियता प्राप्त करती जा रही है। लोकतंत्रीय शासन को तो दलीय शासन की संज्ञा दी जाने लगी है। यानी कि दोस्तों, जिस देश में ज्यादा पार्टियां होती है वहां पर लोकतंत्र फलता फूलता है। लोगों के पास में चॉइसेस अवेलेबल रहती है कि वो इस पार्टी के नेता को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनमत का निर्माण करने तथा राजनीतिक चेतना को जागृत करने में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वह अन्य किसी साधन से संभव नहीं है। सच तो यह है कि राजनीतिक दलों के बिना न तो लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है और न ही सरकार की कल्पना की जा सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई जनता और सरकार को जो जोड़ने वाली जो कड़ी है उसका नाम क्या है? राजनीतिक दल। और आज के टाइम पर काफी ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो एक 20 नंबर का बढ़िया से सवाल अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर दलीय व्यवस्था के 3 प्रकार पाए जाते हैं पूरी दुनिया भर में। एक दलीय यानी कि वन पार्टी सिस्टम, द्विदलीय यानी कि बाई पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम, और एक होती है बहुदलीय प्रणाली यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इसमें पहली व्यवस्था देखते हैं अपन, एक दलीय व्यवस्था या एक दलीय प्रणाली। तो देखो, एक दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं कि जिस भी देश में सिर्फ एक पार्टी होती है सरकार को चलाने के लिए, जिस भी देश में एक पार्टी होती है उसको अपन कहते हैं एक दलीय व्यवस्था है उस देश में। ठीक है, तो लिखना कुछ भी नहीं है, आप वीडियो को ही वापस से देख लेना। अब जैसे कि चाइना है, ऐसे कौन कौन से देश है जहां पर सिर्फ एक ही पार्टी सरकार को चलाती है? ऐसे देश हैं, एक तो चाइना, ठीक है, और एक है क्यूबा, क्यूबा, ठीक है, और एक है दक्षिणी कोरिया, और भी अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं आदि। तो इन देशों में वन पार्टी सिस्टम चलता है, एक ही पार्टी है यहाँ पे। तो वो पार्टी दोस्तों, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है? विधिक व संवैधानिक है। यानी कि संविधान में लिखा हुआ है कि यहां पर सिर्फ एक पार्टी का ही राज चलेगा, लोगों के पास में दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, एक ही पार्टी के नेता सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हाँ या ना। सत्ता पर ये जो एक पार्टी रहती है ये सत्ता पर अपना पूर्ण वर्चस्व रखती है। मतलब ये जो चाहेगी वही होगा, देश में पूरी तरह से डोमिनेंट रहती है। क्योंकि यहां पर कोई दूसरी पार्टी तो होती नहीं है, यहां पर दूसरी पार्टी तो होती नहीं है। तो ऐसे देशों में दोस्तों, ऐसे दोस्त सॉरी ऐसे जो देश होते हैं जहां पर एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है, एक ही पार्टी होती है, तो वहां पर क्या कहेंगे कि यहां पर तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, बहुत सारी पार्टियां होती है, कम से कम 2 पार्टी तो हो, लेकिन यहाँ तो एक ही है। तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पर तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, और यहाँ पर शासन कैसा चल सकता है? निरंकुश, क्योंकि दोस्तों एक ही पार्टी है, लोगों के पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरी पार्टी चुन ले। तो एक पार्टी मनमाने तरीके से लोगों के लिए कानून नियम बना सकती है, कुछ भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, तो निरंकुश हो सकती है। निरंकुश को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप। तो दोस्तों लोकतंत्र में तो विकल्प ही नहीं होता है कि एक दल हो। जैसे कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, भारत की जो शासन व्यवस्था है, तो यहां पर तो अपन बहुदलीय व्यवस्था देखते हैं कि हजारों पार्टी है यहाँ पर, और लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो कभी वन पार्टी सिस्टम नहीं हो सकता है। ठीक है, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया कि एक दलीय व्यवस्था कौन से देशों में पाई जाती है। दोस्तों फॉर्मर यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर यानी कि पूर्व का जो सोवियत संघ था, मतलब ये बात 1991 से पहले चल रही है। 1991 तो विघटन हो गया था, 15 देश टूट गए थे सोवियत संघ से, लेकिन मैं सोवियत संघ जब था उसकी बात कर रहा हूं।
वहां पर भी एक दलीय व्यवस्था थी। तो अपने पास में एग्जाम्पल 4 हो गए, याद रखना। चाइना, क्यूबा, दक्षिण कोरिया और पूर्व का सोवियत संघ। ठीक है, पूर्व का सोवियत संघ। अब देखो, ये एक दलीय व्यवस्था दोस्तों तीन तरह की हो सकती है। एक दलीय व्यवस्था तीन तरह की हो सकती है। एक दलीय व्यवस्था तीन तरह की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था, और दूसरा प्रकार होता है इसका एक दलीय व्यवस्था का फासीवादी। फासीवादी जिसको फासिज्म भी कहते हैं। और तीसरा है अविकसित देशों, अविकसित अविकसित देशों में एक दलीय व्यवस्था। तो इसका स्वरूप या इसकी प्रकृति तीन प्रकार की पाई जाती है। अपन ऐसा लिख सकते हैं कि तीन तरह की होती है, तीन रूपों में पाई जाती है एक दलीय व्यवस्था। साम्यवादी, फासीवादी, अविकसित देशों में एक दलीय व्यवस्था। तो अब एक एक करके समझते हैं कि मतलब तीनों अलग अलग है। इन तीनों ही प्रकार के देशों में एक ही पार्टी पाई जाएगी, लेकिन वो पार्टी थोड़ी अलग ढंग से काम करेगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, साम्यवादी जो एकल व्यवस्था है, साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? साम्यवादी, साम्यवादी व्यवस्था में, ठीक है, यहां पर एक ही पार्टी होगी, वन पार्टी सिस्टम चलेगा। ऐसे कौन से देश है यहां पर? एक तो चीन है, और पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। तो इन देशों में कौन सी व्यवस्था थी? साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि एक दल का ही अस्तित्व होता है, एक दल का ही अस्तित्व होता है, एक ही पार्टी पाई जाती है। जैसे कि चाइना की जो पार्टी है ना, उसका नाम क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, यानी कि चीन का साम्यवादी दल। एक ही पार्टी है वहां पर, चीन का साम्यवादी दल। ठीक है, और दोस्तों आगे हम ये लिख सकते हैं कि साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था वाले देशों में जो पार्टी होती है उसकी एक विचारधारा होती है, उसकी एक विचारधारा होती है। जैसे कि चाइना की जो पार्टी है सीपीसी, वो कौन से थॉट पे चलती है? वो चलती है मार्क्सवाद विचारधारा पर। मार्क्सवाद क्या बोलता है? कि समाज में संसाधनों पर सबका बराबर हो, हक हो। समाज में ना तो कोई गरीब हो, ना फिर कोई अमीर हो। ठीक है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था मार्क्स। तो ऐसा ही चाइना में, चाइना में कहां पर प्राइवेट कंपनी इतनी सारी, ठीक है, तो वहां पर सरकार की ज्यादा चलती है। अब साम्यवादी एकदलीय व्यवस्था में अपन एक बात ये भी लिख सकते हैं कि ये जो पार्टी होती है, एक ही पार्टी होती है, और यही लोगों को सरकार से कनेक्ट करती है, लोगों को सरकार से जोड़ती है। एक ही पार्टी सरकार से जोड़ती है। ठीक है, और दोस्तों अगर जनता उस पार्टी के नियम कानून नहीं मानती है, तो दोस्तों हिंसात्मक तरीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि चाइना में किया गया था तियानमेन चौक पर। ठीक है, काफी लोग खत्म हो गए थे वहां पे। तो हिंसा का प्रयोग करके पार्टी के अनुसार आचरण करने का मतलब बताया जाता है कि आपको पार्टी के अनुसार ही चलना, पार्टी किसी भी प्रकार के नियम कानून बनाएगी आपको मानना ही पड़ता है। तो साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था में हिंसात्मक तरीकों का भी प्रयोग कर सकती है एक राजनीतिक दल। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था में पार्टी और राज्य एक ही होता है। पार्टी एक है, ठीक है, और राज्य अपने उद्देश्य पार्टी के थ्रू पूरा करता है। तो राज्य और पार्टी तो एक ही हो गए ना, पार्टी का भी वही उद्देश्य जो राज्य का उद्देश्य है, क्योंकि एक ही पार्टी है यहां पर। ठीक है, आई समझ में? दूसरा है एक दलीय व्यवस्था का दूसरा रूप है फासीवादी, फासीवादी। अब देखो अपन चलते हैं दूसरे विश्व युद्ध से पहले के टाइम पर।
देखो आपको सबको पता है कि इटली में इटली में मुसोलिनी एक तानाशाह था, ठीक है। और जर्मनी के अंदर कौन था? हिटलर था, वो भी एक तानाशाह था, तानाशाह, हिटलर, ठीक है। तो इटली और जर्मनी के अंदर भी एक ही पार्टी थी, वन पार्टी थी यहां पर, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो पार्टी थी ना, ये सेविका की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? राज्य की सेविका होती है। यानी कि हिटलर की पार्टी का, जैसे कि नाम बताऊं आपको, हिटलर की पार्टी का नाम था नेशनल नेशनल सोशलिस्ट नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। ये हिटलर की पार्टी का नाम था। लेकिन दोस्तों ये जो राजनीतिक दल था ना, ये जनता की समस्याओं को कोई मतलब नहीं रखता था। अपन कहते हैं कि पार्टी सिस्टम में राजनीतिक दल क्या करते हैं? जनता को सरकार से कनेक्ट करते हैं, कड़ी का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन फांसीवादी एक दलीय व्यवस्था में ऐसा नहीं था। ये जो पार्टी थी ना, ये हिटलर के कहने पर काम करती थी। इसको जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे? फांसीवादी एक दलीय व्यवस्था जिन देशों में पाई जाती है, वो देश कैसे होते हैं? अधिनायकवादी। यानी कि दोस्तों वहां पर एक या दो बंदे ही शासन चला रहे होते हैं, निरंकुश शासन। ये देश कैसे होते हैं? गैर लोकतांत्रिक। यानी कि इन देशों में दोस्तों एक व्यक्ति को ना तो राइट्स मिलते हैं, ना उसको फ्रीडम मिलता है, ठीक है, ना ही उसको आजादी मिलती है। और क्या कह सकते हैं? पार्टी की इन देशों में, फांसीवादी एक दलीय व्यवस्था वाले देशों में पार्टी की द्वितीयक भूमिका रहती है। यानी कि पहली भूमिका किसकी रहेगी? तानाशाह की। जैसे कि हिटलर की पहली भूमिका रहती थी नंबर वन पे, और वो पार्टी को अपने मतलब फायदे के लिए यूज करता था। मतलब जो जो भी घटनाओं का अंजाम उसको देना है हिटलर को, तो वो पार्टी के माध्यम से, उसकी उनकी पार्टी थी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, तो इस पार्टी के को यूज करके हिटलर अपने कार्यों को अंजाम देता था। समझ गए? तो जैसे कि साम्यवादी एक दलीय व्यवस्था में तो हमने देखा कि जो पार्टी थी ना, राजनीतिक दल था, वो कनेक्ट करता था जनता को और सरकार के बीच में, ठीक है, जनता को सरकार से। लेकिन दोस्तों फांसीवादी एक दलीय व्यवस्था वाले देशों में ये व्यवस्था नहीं है। वो पार्टी तो सेविका की तरह काम करती है। वो पार्टी सिर्फ जो तानाशाह रहता है उसके लिए वो दिन रात काम करती है। बात में समझाई जा रही है, आप लिख के आएंगे, जरूर लिख के आएंगे, ऐसा मैं ट्रस्ट करता हूं आप पर। काफी चीजें याद रह जाएंगी। देखो इसमें ज्यादा नहीं है, इस वाले पॉइंट में, इसमें बस ये याद रखना है, अफ्रीका के जो छोटे छोटे देश है ना, उन देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। अविकसित देश है, गरीब देश है वो, ठीक है। तो उन देशों में यह व्यवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वहां का जो राज्य होता है ना, वो बहुत कमजोर होता है, पहली विशेषता। और ये अफ्रीका के देशों में पाई जाती है। और देखो यहां पर जो तानाशाह होता है वो इतना स्ट्रोंग नहीं होता है, इतना स्ट्रोंग नहीं होता। जैसे कि हिटलर स्ट्रोंग था, मुसोलिनी स्ट्रोंग था, वैसा अविकसित देशों, गरीब देशों में तानाशाह स्ट्रोंग नहीं होता है। और पार्टी की कोई खास विचारधारा भी नहीं होती, पार्टी की कोई खास विचारधारा नहीं होती है। तो आज हमने देखा राजनीतिक दल क्या होता है, राजनीतिक दलों के कार्य अपन ने देखे, 20 नंबर का शानदार सवाल। और फिर हमने एक दलीय व्यवस्था देखी, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, बस इसको मैं कल डिफाइन करूंगा अच्छे से। द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है? ऐसे देश जहां पर पार्टियां तो काफी सारी पाई जाती है, लेकिन सीटें किसको ज्यादा मिलती हैं? सिर्फ सिर्फ दो पार्टियों को। जैसे कि अमेरिका, ये आपका बी पॉइंट रहेगा, द्विदलीय व्यवस्था। यहां से आते हैं सवाल, द्विदलीय व्यवस्था। इसमें मतलब एग्जाम्पल तो हो जाएंगे यूएसए और यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका
और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो इन देशों में द्विदलीय यानी कि टू पार्टी सिस्टम पाया जाता है। पार्टियां तो कहने को बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन जब चुनाव होते हैं ना, तो दो ही पार्टियों के पास में सबसे ज्यादा सीटें आती है, तो इसलिए अपन ने इसको द्विदलीय व्यवस्था कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ देश में दो ही पार्टियां पाई जाएंगी, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं था। और बहुदलीय व्यवस्था, ये तो सबको ही पता है, ऐसा देश जहां पर बहुदल मतलब एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां पाई जाती है, ठीक है, जैसे कि इंडिया। इंडिया में हजारों पार्टियां हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है दुनिया के मजबूत लोकतंत्रों में से एक है, क्योंकि जहां पर राजनीतिक पार्टियां अधिक होती है वहां पर जनता के सामने विकल्प हमेशा खुले हुए रहते हैं। अगर एक पार्टी पसंद नहीं आती है तो दूसरे ऑप्शन पे वो जा सकते हैं। तो ये हो गए बहुदलीय व्यवस्था। अब गुण और दोष क्या क्या होते हैं हर पार्टी सिस्टम के, कमियां भी हैं, फायदे भी हैं, तो वो अपन कल देखेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपको क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही कनेक्ट रहना आप, और नई नई चीजें अपन सीखते रहेंगे।